नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। दोस्तों जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अपने कोर्स को फटाफट ज्वाइन कीजिए। अब आपको हम सेकंड यूनिट के बारे में बताएंगे, जो अपना थर्ड पेपर चल रहा है आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा, उसकी यूनिट नंबर सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और सर्वाधिक अंकों वाली यूनिट है। तो आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप और उसकी समीक्षा हम इस यूनिट के अंदर हम बात करेंगे कि वर्तमान के अंतर्गत जो विद्यालय प्रणाली है हमारे स्कूलों की, तो उसके बारे में हम पूरा इस यूनिट के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो आधुनिक विद्यालयों का विकास हम पढ़ेंगे, जैसे इंग्लैंड का शिक्षा का विकास कैसे हुआ, जर्मनी का कैसे हुआ, अमेरिका का कैसे हुआ, और हर एक प्रकार के विद्यालय के बारे में हम बात करेंगे कि फाउले फेरे साहब हैं, जॉन हॉल्ट हैं, ठीक है, और बारबियन जो स्कूल के बच्चे हैं, इवान इलिच, इन सब के बारे में विचारों की व्याख्या हम करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं, उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको जाकर के काम करो आप। तो चलिएगा, आपका पहला प्रश्न आता है यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए, ग्रामर विद्यालयों की शुरुआत किस सदी में हुई थी? तो याद रखना आप लोग, 16वीं शताब्दी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर ग्रामर विद्यालय। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर ग्रामर विद्यालयों को लेकर के, आगे हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अब आता है आपका कि इंग्लैंड के शैक्षिक इतिहास में किसे मील का पत्थर कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। को एजुकेशन जो एक्ट था 1870 का, उसको इंग्लैंड के शैक्षिक इतिहास के अंदर मील का पत्थर कहा गया है। याद रखेंगे ना आप लोग सभी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, रविवारीय विद्यालयों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है भाई, तो याद रखना, रॉबर्ट राइक्स के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट राइट ने इन जो रविवारीय विद्यालयों की स्थापना की थी साथियों, कब की गई थी? 1781 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और रेगुलर आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। चर्चशालाओं की स्थापना कब की गई थी साथियों? तो वो की गई थी 1811 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, देखो सब चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी, आपको याददाश्त भी बढ़ानी पड़ेंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट मेरा काम है थोड़ा सा आपको रिवीजन करा करके उस चीज़ से रूबरू करा दूँ। ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था 1918 के अंदर। ठीक है, पोस्टर कानून कब पारित किया गया था भाई? पोस्टर कानून लाया गया था 1870 के अंदर, जब एजुकेशन एक्ट लागू भी किया गया था इसी के साथ साथ। ठीक है, जर्मनी के अंदर माध्यमिक जो शालाएं थी वो कितने प्रकार की थी? तो 3 प्रकार की थी। आगे हम चर्चा करेंगे इस चीज़ की। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा समय अमेरिका के इतिहास में स्कूल सुधार का समय माना जाता है? तो ये प्रश्न है आपका, आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी से लेकर के 1860 के मध्य में। जो ये 30 वर्ष थे, इन 30 वर्षों के अंदर अमेरिका के स्कूलों में बहुत ज़्यादा सुधार भी हुआ था। आदिवासी अमेरिकनों के लिए बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत किसने की थी साथियों? याद रखना, वो थे रिचर्ड हेनरी प्राट साहब। इन्होंने अमेरिकन जो आदिवासी व्यक्ति थे उन लोगों के लिए बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की थी। क्लियर? दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1860 ईस्वी के अंदर दास प्रथा का खात्मा किया गया था, उन्मूलन किया गया था। और ये प्रश्न आप लोग पढ़ ही चुके हैं पहले पेपर के अंदर, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, यानी कि उत्पीड़नों का शिक्षा शास्त्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक के राइटर है पाउले फ्रेरे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद भी रख लेना इस प्रश्न को आप लोग, कहीं गलती से चूक ना जाए। आगे अगला प्रश्न है, देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकीय शिक्षा पद्धति छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को न्यूनतम कर देती है या खत्म कर देती है? ये कथन जो किसका है? ये कथन पाउले फेरे साहब का ही है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को अनुत्तीर्ण नहीं करने की जो नीति अपनाई गई थी, उसमें किस पुस्तक की सर्वाधिक चर्चा की गई है? तो उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना भैया, बहुत अच्छी पुस्तक है, लंबा नाम है इसका, अध्यापक के नाम पात्र। ठीक है, बरवानिया स्कूल के बच्चे, अध्यापक के नाम पात्र, बरवानिया स्कूल के बच्चे, ये पुस्तक का नाम है, कोई स्कूल का नाम नहीं है। ठीक है, और डी स्कूलिंग के प्रणेता कौन थे? डी स्कूलिंग के प्रणेता थे इवान इलिच, इवान इलिच है इसका नाम। ठीक है, और पहला वर्ड ये आपको याद रखना, पहला वर्ड स्कूल लंदन
कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1873 ईस्वी के अंदर। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। आगे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। इंग्लैंड में 3 प्रकार के स्कूल थे, ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया था। तो वो कौन कौन से 3 प्रकार के स्कूल थे? पहला था निजी शालाएं, जिसमें सामंत वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। दूसरे नंबर पर था ग्रामर शालाएं, जिसमें मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। और तीसरे प्रकार के थे रविवारीय या चर्च शालाएं, जिनमें मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। तो ये इंग्लैंड में 3 प्रकार के स्कूल थे, याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रामर शालाओं की विशेषताएं क्या है? यही प्रश्न को लेकर के प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अब की बार कुछ पूछ लिया, दूसरी साल उसी से रिलेटेड कुछ और पूछ लिया, ऐसे प्रश्न अब पूछे जाते हैं। तो वो तरीका भी आप लोग सीख लीजिए, फेल होने का तो कोई डर ही नहीं रहेगा भाई। तो ग्रामर शालाओं की विशेषताओं की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये ग्रीक और लैटिन भाषा से संबंधित साहित्य का अध्ययन करवाती थी। दूसरी चीज़ थी कि रटंत पद्धति पर बल देती थी कि बच्चों जितना रट सकते हो उतना रटिए, मैं भी तो उसी पर बल देता हूँ। तो ग्रामर शालाओं की तरह ही आपको रटंत विद्या पर ध्यान देना। फिलहाल में आपका एकेडमिक सेशन है, इसमें समझने वाली बात तो है नहीं, सिर्फ रटना ही तो है। अब समझने वाली बात जब आएगी तो रीट को आप समझेंगे अच्छी तरीके से। रीट में जब आपको सिलेबस करवाया जाएगा, निर्मल क्लासेस करौली, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। निर्मल क्लासेस करौली जो हमारा चैनल है, ठीक है, सर्च करेंगे आप लोग निर्मल क्लासेस करौली, यूट्यूब चैनल है हमारा। तो इस पर आप लोग जाएंगे ना, तो आपको रीट की क्लासें मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको समझाया गया अच्छी तरीके से रीट के कोर्स के बारे में, और क्लासें भी रेगुलर ली गई है। तीसरी विशेषता है ग्रामर शालाओं की कि लैटिन व ग्रीक का व्याकरण सिखाने पर जोर दिया गया। मध्यम वर्ग खासकर व्यवसायी प्रबंधक वर्ग के लिए विकसित किया गया था, और अभिजात लोगों की स्थायी निधि द्वारा भी ये स्थापित किए जाते थे। क्लियर, याद रख लेना भैया, कहीं भूल ना जाओ भाई, भूल नहीं जाना बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है, आपको मैंने बता ही दिया कि मील का पत्थर किसे कहा गया है इंग्लैंड की शिक्षा में। तो 1870 में आया एजुकेशन एक्ट जो था, उसको मील का पत्थर कहा जाता है। 2 बार बता दिया, आएगा प्रश्न, आएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविवारीय स्कूल क्यों प्रारंभ किए गए थे? किसने स्टार्ट किया था इनको? रॉबर्ट राइक्स के द्वारा। तो रॉबर्ट राइक्स के कथनों में मध्यम वर्गीय सोच झलकती है। यह उनके कथनों से स्पष्ट होता है, क्योंकि जिस प्रकार मध्यम वर्गीय लोग मजदूर वर्गों की उद्दंडता, असभ्यता, हैवानियत, गाली गलौच और अपराधी के प्रति आकर्षण से चिंतित थे, उसी प्रकार राइक्स भी थे। और राइक्स ने मजदूर बच्चों को सुधारकर उनको सभ्य बनाने के लिए और धार्मिक शिक्षा देने के लिए इन रविवारीय स्कूलों की स्थापना की थी। ठीक है भाई, याद रखना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखेंगे, चर्चशालाएं क्या थी और इनमें क्या सिखाया जाता था? चर्चशालाओं की स्थापना 1811 में की गई थी, और हर चर्च की यजमानी में एक शाला भी खोली गई थी, जिन्हें चर्चशाला कहते हैं। इसमें बाइबल और सरकारी तौर पर मान्य ईसाई धर्म की बातें, पढ़ना लिखना और सदाचार सिखाया जाता था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इनका एक ही उद्देश्य था चर्चशाला को खोलने का, बच्चों को धार्मिक बनाना। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर, और आता है वर्तमान समय के अंदर भारतीय माध्यमिक शिक्षा और जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा में अंतर क्या है? इन प्रमुख अंतरों की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, और 2019 में पूछा भी गया है ये। तो वर्तमान की जो भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली माध्यमिक स्तर की और जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा, दोनों में डिफरेंट क्या है सुनिए। भारत में माध्यमिक शालाएं एक प्रकार की होती है, जबकि जर्मनी में माध्यमिक शाला 3 प्रकार की, अभी आपने पढ़ा, जैसे चर्च शाला है, रविवारीय शाला है, ठीक है ना, वो पढ़ा था। भारत में माध्यमिक शालाओं में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया, जबकि जर्मनी के अंदर जो माध्यमिक शालाएं थी उनमें व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया था। लेकिन अब वर्तमान की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो नीति आई है 2020 की नई शिक्षा नीति, उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को यानी आधारभूत शिक्षा को मानते हुए, बेसिक शिक्षा को मानते हुए, महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा पद्धति है उस पर भी जोर दिया गया है। आधुनिक समय की बात करें, भारत में ही देख लो आप लोग, तो वो चीज़ है। भारत में माध्यमिक कक्षाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि जर्मनी में वैकल्पिक धार्मिक शिक्षा व्यवस्था है। ये बात बिल्कुल ऐसा है, हमारे भारत के अंदर कभी भी किसी भी धर्म के ऊपर व्याख्या नहीं की जाती विद्यालयों के अंदर, जबकि जर्मनी में किया जाता है ऐसा। क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक राज्य है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, नियाग्रा अभियान क्या है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नियाग्रा अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र और समाज समानता के पक्षधर दुबोइस और उसके अन्य जैसे लोग वाशिंगटन के शिक्षा दर्शन के विरुद्ध थे।
उन्होंने 1919 में असमानता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसको हम क्या कहते हैं, नियाग्रा अभियान कहते हैं भैया। याद रखना मेरे दोस्तों, बिल्कुल कहीं गलती नहीं हो जाए कभी भी। जर्मनी शिक्षा के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? लक्षण सुनिए आप लोग। राष्ट्र के स्तर पर एकरूपता, शिक्षा का प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बंटवारा होना, और एक स्तर के बाद विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जैसे व्यावसायिक, अकादमिक आदि में विभाजित करना। तो ये सार्वजनिक शिक्षा के लक्षण थे। ओके, अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। जॉन हॉल्ट की प्रमुख रचना। मैंने आपको कई बार जॉन हॉल्ट की पुस्तकों के बारे में बताया है और फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हो कि उसकी पुस्तकों के नाम याद रखना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक थी बच्चे असफल क्यों होते हैं या कैसे होते हैं, दूसरी पुस्तक। बचपन से पलायन उनकी तीसरी पुस्तक। और चौथी पुस्तक का नाम है शिक्षा के बजाय। ये 4 पुस्तकें जॉन हॉल्ट की इंपॉर्टेंट है भैया, और ये पूछी भी गई है। 2019 के पेपर में शायद आया क्वेश्चन है, जाने नहीं आया, मुझे इतना ध्यान तो है नहीं, लेकिन आप लोग जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न आपको लोगों के लिए है, देखिए। अनुशासन के बारे में इवान इलिच का क्या मानना है? देखो ये प्रश्न ऊपर आ चुका है इस तरीके से, मोडिके की शिक्षण की विधि अनुशासन के बारे में इवान इलिच का क्या मानना था। तो प्रश्न ये भी पूछा जाएगा आपसे कि अनुशासन के बारे में इवान इलिच का मानना क्या था, स्पष्ट कीजिए। तो इवान इलिच के बारे में इंपॉर्टेंट है चीज़। इवान इलिच ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए कहा गया जो सहज, सरल और सरस हो, अर्थात सीखने की क्रिया पूर्णतः व्यावहारिक होनी चाहिए, जिसमें बच्चे को पूर्ण प्रतिभाग करने, अवलोकन करने, प्रश्न करने, तर्क करने का अवसर प्राप्त हो। इवान इलिच विद्यार्थी के स्नेह के माध्यम से अनुशासन विकसित करने के पक्षधर थे। विद्यार्थी के साथ शिक्षक का संबंध ऐसा हो उनमें आंतरिक अनुशासन विकसित हो सके। शिक्षक विद्यार्थी की गतिविधियों के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए और इससे ही अनुशासन में मदद मिलती है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब देखिए यहीं पर आता है ग्रामर शालाएं क्यों कहा गया, बताइए। ये प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है भाई, कि ग्रामर जो शाला है उनको ग्रामर शाला क्यों कहा गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी मोस्ट है। ग्रामर शालाओं की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई, ये आपको पता, मैंने ऊपर बताया था। उस समय उच्च शिक्षा का आशय ग्रीक, लैटिन भाषा और उनके साहित्य का अध्ययन करना था। इसमें बोलकर पढ़ने और उन्हें याद किए हुए को दोहराने पर विशेष बल दिया जाता था। एक तरह से यह पढ़ने की तैयारी करवाने का तरीका। पढ़ाई रटंत पद्धति से होती थी। सामान्य वाक्य स्वम लिखना सीखने में भी बच्चों को सालों लग जाते थे। व्याकरण सीखने में बच्चों को बहुत समय लगता। वे इसे 7वीं और 8वीं कक्षा तक ही सीख पाते। बच्चों पर प्रधान अध्यापक का बहुत भय था, चूँकि इनमें ग्रीक और लैटिन का व्याकरण सिखाने पर जोर था, इसीलिए इनको ग्रामर शाला कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्रामर सीखने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, व्याकरण सीखने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, इसलिए इनको ग्रामर शाला कहा गया। इनकी वित्तीय और प्रबंधकीय व्यवस्था कुछ विशिष्ट थी। इन्हें कुछ अभिजात्य लोगों ने स्थायी निधि के द्वारा, जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपनी स्थायी आर्थिक व्यवस्था देकर के उनको स्थापित किया गया, और उन्होंने शर्त रखी थी कि इनमें किन विषयों को पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। ये शर्तें लिखित और पंजीकृत रूप में थी, इसलिए विद्यालयों को उनके अनुरूप ही चलाया जाता था। यानी प्राइवेट विद्यालय समझ लीजिए आप लोग। इनमें छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। प्राइवेट थे, ये एक लिमिटेड स्कूल थे, बट इनमें पैसा नहीं लगता था। इनका संचालन मुख्य रूप से प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाता था, इसलिए उनके पास काफ़ी अधिकार थे। चूँकि ग्रीक और लैटिन में रुचि रखने वाले बच्चे जो थे उनकी संख्या कम थी, इसलिए ग्रामर स्कूलों में सिर्फ वे ही प्रवेश लेते थे जो चर्च या उच्च राजकीय पदों पर जाना चाहते थे। यहाँ अंग्रेजी, गणित आदि के शिक्षण पर जोर नहीं था। कोई विद्यार्थी अगर अंग्रेजी बोले तो उसे दंडित भी किया जाता। विज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था। बताओ कैसे कैसे विद्यालय थे साथियों, अलग ही सिस्टम है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई जर्मन की जो शिक्षा व्यवस्था है, जर्मन की शिक्षा व्यवस्था का हिटलर के युग में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। यानी कि हिटलर के दौरान, हिटलर का जो दौर था उसमें जर्मनी शिक्षा किस प्रकार बदली, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब प्रथम विश्व युद्ध की हार में जो संकट जर्मनी के साथ उत्पन्न हुआ,
उससे राष्ट्र को उभारने का वादा करते हुए 1933 में हिटलर सत्ता में आए। हिटलर बहुत खतरनाक शासक था जर्मनी का और एक तानाशाही शासक था। उसने इस उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया और विपक्ष को हत्या व जेल आदि बल प्रयोग से समाप्त भी किया। उनका कहना था कि जर्मन नस्ल मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है और उसे पूरी धरती पर शासन करना है। अन्य लोग भी थे जर्मन के अंदर, जैसे यहूदी थे। उन यहूदियों के प्रति घृणा और अन्य विचारधाराओं जैसे साम्यवाद, उदारवाद के प्रति असहनशीलता उनके सिद्धांतों में निहित था। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध में अप्रत्याशित विनाश हुआ। लाखों यहूदी साम्यवादी साम्यवादी लोग मारे गए और अंत में 1945 में जर्मनी की हार हुई और उसका विभाजन भी हो गया। दुनिया में सार्वजनिक शिक्षा के विकास के इतिहास में जर्मनी के तानाशाह हिटलर 1933 से 45 तक रहे थे ये, और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अपनाया था जो सबसे अलग थी, क्योंकि एक नस्लीय आधार पर समाज को बांटना चाहते थे, घृणा फैलाने की व्यवस्था करना चाहते थे। यह घोषित रूप से कथित जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए थी। वो चाहते थे कि जर्मन में केवल मेरी नस्ल ही स्थापित हो। ठीक है ना, तो यह आप लोगों को याद करना है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, देखिए, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षक छात्र संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। ये है भाई, आपको याद रखना, पाउले फेरे के अनुसार, जो उत्पीड़न के तत्व, उत्पीड़न का शिक्षा शास्त्र जो पुस्तक बताई थी ना, उसके अनुसार है। यानी बैंक की शिक्षा पद्धति की अवधारणा की बात करेंगे हम। बैंक की शिक्षा की अवधारणा में शिक्षा एक तरफा प्रक्रिया बन जाती है जो विद्यार्थियों को ज्ञान राशि जमा करने के समान है। यह छात्रों को उस ओर ले जाती है जिसमें वे शिक्षक द्वारा प्रस्तुत वर्णन को रट लेते हैं। यह छात्रों को खाली बर्तन बना देती है जिन्हें शिक्षक द्वारा भरा जाता है। बैंक की शिक्षा की अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो शिक्षक द्वारा उन्हें दिया जाता है। उन्हें वे अज्ञानी मानते हैं। किसको? छात्रों को। फ्रेरे कहते हैं कि दूसरों को अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। शिक्षक खुद को छात्रों के विलोम के रूप में प्रस्तुत करते थे कि शिक्षक मानते थे कि हम तो बहुत टैलेंटेड आदमी है और शिक्षक तो जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अज्ञानी है। तो ये एक बच्चों पर शिकंजा कसा गया था उत्पीड़न का। और तत्व भी थे वहाँ पर इस अवधारणा के अंदर कि शिक्षक पढ़ाता है और छात्र पढ़ाए जाते हैं। शिक्षक सबको जानता है, छात्र कुछ नहीं जानते। शिक्षक सोचता है और छात्रों के बारे में सोचता है। शिक्षक बोलता है, छात्र सुनते हैं बिल्कुल चुपचाप। शिक्षक अनुशासन लागू करता है, छात्र अनुशासित किए जाते हैं। शिक्षक अपनी मर्जी के अनुसार चलता है, छात्रों को उसकी मर्जी के अनुसार चलना पड़ता है। तो इस शिकंजा वहाँ के शिक्षार्थियों पर कसा गया था। तो ये शिक्षा व्यवस्था थी, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, देखिए देखिए भाई, होम स्कूलिंग के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, और स्कूल के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, क्या नज़रिया था? तो जॉन हॉल्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। जॉन हॉल्ट जो थे वो होम स्कूलिंग के प्रवर्तक थे और जॉन हॉल्ट के अनुसार स्कूल की सीमा यह है कि बच्चे सीखने, समझने और रचने में अपने जन्मजात और असीम सामर्थ्यों का केवल एक छोटा सा भाग ये स्कूलों को विकसित कर पाने में लगाते हैं, जबकि जीवन के 2-3 प्रारंभिक वर्षों में वे इस सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते रहते हैं। इसका कारण जॉन हॉल्ट मानते हैं कि स्कूल बच्चों के प्राकृतिक ढंग से सीखने को बाधित करते हैं। ये बच्चों के लिए सम्मानजनक, भयमुक्त और आनंद मुक्त वातावरण उपलब्ध नहीं करा पाते। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए, स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चा सीखे, वह सीखे जो वह सबसे ज़्यादा जानना चाहता, बजाय इसके कि हमें लगता है कि उसे जानना चाहिए। नहीं, बच्चे हमारे अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए, बल्कि स्कूल के अकॉर्डिंग बच्चे नहीं, बल्कि बच्चों के अकॉर्डिंग स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। तब जाकर के बेटर रहेगा। कि आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा कि किलपैट्रिक जो साहब थे, किलपैट्रिक साहब ने एक प्रणाली लागू की थी जिसका नाम है प्रायोजना प्रणाली। ठीक है, उस प्रायोजना प्रणाली के अंतर्गत एक ही चीज़ सिखाई थी उन्होंने कि बच्चे को रटाओ मत, बच्चों को नैमित्तिकवादी बनाओ, बच्चों को क्या बनाइए? व्यवहारवादी बनाइए, बच्चों को रचनावादी बनाइए और लर्निंग बाय डूइंग यानी करने के सीखने पर ज़्यादा बल दिया गया था किलपैट्रिक साहब ने। तो उसी बात पर यहाँ पर जोर दिया गया है। बच्चा जो कुछ दूसरों को खुद खुश या शांत रखने के लिए सीखता है, उसे वह उसी वक्त भूल जाता है जब खुश या शांत करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। अगर छात्र कुछ नहीं सीख पाते हैं
तो उन्हें या उनके परिवारों को, उनकी पृष्ठभूमि या उनके मोहल्ले को, उनके दृष्टिकोण को, उनके स्थायी तंत्र को या ऐसे ही किसी बाहरी कारणों को छात्रों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। जब भी कोई विधि कक्षा में प्रभावी ना हो तो उसे त्याग करके किसी दूसरे तरीके से काम करना चाहिए। होल्ट का यह भी सुझाव है कि हमेशा पद्धति, उपाय और तरीके ही असफल होते हैं, बच्चे कभी असफल नहीं होते। इसलिए पुस्तक का नाम रखा गया था बच्चे असफल क्यों होते हैं। पुस्तक का नाम था जॉन होल्ट की का, याद रखना भैया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर, सॉरी बस इतना आप लोग याद रखना। बात आती है अपनी निबंधात्मक प्रश्नों की, तो निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर नहीं कराए गए हैं। आप लोग ऐप में जाएंगे, ऐप में आपको सारे के सारे प्रश्न छोटे बड़े मॉडल पेपर में वाक्य सहित हैंड रिटन है पूरे। आप लोग वहाँ से भी अपना कम समय में और अच्छी बेहतर नंबर ला सकते हो। 70% आराम से आपकी बनेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरीके से हमने पिछले बार मेहनत करके बच्चों की 85% प्लस से ऊपर बढ़वाई थी, उसी प्रकार इस साल भी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो साथियों लगे रहिए मेहनत करने, एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर लग लाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़िए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।